ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, ओके। तो आप पहले कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए रिगार्डिंग दिस मॉडल। ठीक है, और इसमें कुछ नए नए सिंबल आएंगे। एक्चुअली पूरा ये थ्योरी है, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही आपके सिलेबस में है। सिर्फ मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखवाती हूँ और उसके सिंबल्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, हम उतना सीखेंगे जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं इस फील्ड में तब आपको ये बहुत डिटेल में सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस मॉडल इज़ गिवन बाय साइंटिस्ट नेम एरविन श्रोडिंगर। ठीक है, एरविन RI। ठीक है, दिस मॉडल इज़ गिवन बाय एरविन श्रोडिंगर, और इसको श्रोडिंगर वेव मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, एंड दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं? वेव नेचर की। ठीक है, दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी आपने बहुत सीखा है, वो किसके ऊपर बेस्ड था? दैट वाज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। लेकिन वापस ये किसके ऊपर आ गए हम? वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज ए वेव। ठीक है, इतना समझे। अब आगे की बात, नाउ आई एम राइटिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अभी के लिए नोट कीजिए, घबराना नहीं देख के। डी स्क्वायर साई, ये जो सिंबल है त्रिशूल जैसा, इसको बोलते हैं साई। PSY, P साइलेंट है, साई। हाँ, PSI, तो ये P साइलेंट है, साई बोला जाता है। ठीक है, डी स्क्वायर साई अपॉन DX स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन DY स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन DZ स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर M स्क्वायर अपॉन H इंटू E माइनस V साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छी है क्वेश्चन। क्यों भाई? ठीक है, आप देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज ए वेव, और 3 डायमेंशन की हम बात करेंगे, एक्स वाई जेड। 8 पाई स्क्वायर M स्क्वायर। हाँ जी, E माइनस V, और ये फिर साई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये H स्क्वायर कर लीजिए। 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार इसको करेक्ट कीजिए बेटा, ये M स्क्वायर नहीं है, ये M है, ऐसे। ठीक है, अब करेक्ट हुआ ये। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मीनिंग क्या है यहाँ पर। एक्स वाई जेड आपको समझ में आ रहा है? एक्स वाई जेड ये है आपकी डायरेक्शन, 3D डायरेक्शन। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ये, तो आप तीनों डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। तीनों डायरेक्शन का मतलब इस तरह से, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स वाई जेड। तो इलेक्ट्रॉन ये इस तरह की सिचुएशन है ये। ठीक है, फ्लेमिंग्स रूल पढ़े थे ना आपने? तो जैसे आप फिंगर स्ट्रेच करते थे, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो साई है, ठीक है, साई को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। क्या है यहाँ पर? साई को लिख लीजिए, एम्पलीट्यूड इन
वेव नेचर की बात करें तो एम्पलीट्यूड समझ में आता है आपको, ठीक है, वेव नेचर, एम्पलीट्यूड। तो साई क्या है यहाँ पर, वेव नेचर ना, साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन XYZ कोऑर्डिनेट या XYZ डायरेक्शन। हो गया, साई लिखा, फिर से बोलूँ, साई इज द एम्पलीट्यूड इन XYZ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ई स्टैंड्स फॉर टोटल एनर्जी, ई स्टैंड्स फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड V इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, V क्या है यहाँ पर, V इज द पोटेंशियल एनर्जी, E क्या था आपका, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। देन H समझ में आ रहा है, H क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, और M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बोलिए इसमें कोई सिंबल रिमेनिंग है, ठीक है, डी, हाँ डेरिवेटिव आपका, ठीक है। अब क्या है, ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, H इज इक्वल टू H साई इज इक्वल टू E साई। ये सिर्फ इक्वेशन है, इसमें आपको बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ये हैमिल्टन ऑपरेटर है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यूज़ होगा, अभी देखो इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना, हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है क्या करना है, सिर्फ मैंने आपको दर्शन कराए हैं कि दिस इज़ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ से आपकी बाकी चीज़ें आएंगी ऊपर। ये हाँ, इसको हैमिल्टन ऑपरेटर बोला जाता है बेटा, H इज़ द हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये पूरा ना आपका थ्योरी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब है ये। अब मैं आपका एक्चुअल, आपको जो समझना है वो चीज़ शुरू कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट्स फिर से हम इसी से रिलेटेड नोट डाउन करेंगे। नंबर 1, न्यूमेरिकल्स, इससे नहीं, इससे अलग चीज़ें आएंगी, न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं करना आपको इस इक्वेशन का। ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर कोई MCQ क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएँ, बस उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द श्रोडिंगर इक्वेशन विच, हाँ बस इस टाइप का कुछ मिलेगा, कुछ नहीं करना है। अब जो मैं बता रही हूँ वो उस पर फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साई। बातें जिसको करनी है वो प्लीज़ बाहर चले जाइए, मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ। बातें जिसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ घर जाके, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मुझे आप यहाँ पे इंटरप्ट करें, समझ लीजिए अभी, ठीक है। साई को एक और नाम से बोला जाता है, साई इज़ ऑल्सो नोन एज वेव फंक्शन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। साई इज़ द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्या है, एम्पलीट्यूड है, वेव का एम्पलीट्यूड समझ में आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन, ये वही चीज़ है। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया, वेव फंक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इज नोन एज probability of finding of an electron। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, probability of finding of an electron, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आई कैन नॉट से कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दिस पोजीशन इन दिस मोमेंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए ये एटम है और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये है, तो आई एम रॉन्ग। क्यों? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पोजीशन और वेलोसिटी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमेशा यही वर्ड यूज़ करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी आप सब लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, सबकी मम्मी को पता है कि बच्चे कहाँ पर हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट में बैठे हैं, लेकिन शी इज़ नॉट अवेयर कि यू आर सिटिंग इन विच रूम। पता है उनको ये बात? नहीं पता, बट शी नोज़ कि यू आर इन जस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बात आपको हमें पता है कि हम कहाँ पे अभी हैं, ठीक। या किसी और स्टूडेंट को पूछें कि भाई 11th के बच्चे कहाँ बैठे हैं, तो उसको प्रोबेबिलिटी, उसको पता है कि यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटम में अब आपका कॉन्सेप्ट चेंज होने जा रहा है। वी विल यूज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये बोल सकते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट कोई भी अगर ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है तो वो नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। कोई भी नहीं बता सकता कि इन दिस मोमेंट व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम फिक्स नहीं बोल रहे हैं, हम बस पॉसिबिलिटी बताएंगे कि यहाँ पर क्या है। तो वो पॉसिबिलिटी आप किस क्वांटिटी से फाइंड करते हैं? साई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? साई को आपने क्या बोला? वेव फंक्शन। साई स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल, अभी तक आपने क्या सीखा था? 9th 10th में क्या सीख के आए हैं आप? K L M N, इतना ही सीखा, इससे आगे की कोई बात सीखी नहीं। आज आप इससे आगे की बात सीखेंगे। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल वी कैन राइट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फुल इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कैसा है, क्या है, ठीक है, समझे आप बात? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। According to this model, three-dimensional electron. According to this model, three-dimensional electron, ठीक है, three-dimensional electron have three variables. Three variables, ठीक है। 3D का समझे, मैंने आपको बताया ना। अब आप एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम करेंगे जो x y z उसके 3 कोऑर्डिनेट हैं, और वो कोऑर्डिनेट से आपको क्या मिल रहे हैं? 3 वेरिएबल्स मिल रहे हैं, ठीक है। विच फॉर्म्स 3 क्वांटम नंबर्स। विच फॉर्म्स 3 क्वांटम नंबर्स। ये है मेन चीज़ जो आपको सीखना है, इससे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी। क्या बोलते हैं इसके लिए वर्ड? क्वांटम नंबर्स, ठीक है। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ सकते हैं। अब आपका मेरा अगर एड्रेस हम किसी को भी अपना बताते हैं तो आप क्या बताओगे? सोसाइटी का नाम, फिर आप बताओगे बिल्डिंग का नाम या विंग का नाम, फिर आप बताओगे फ्लैट नंबर, ऐसे ही चलता है। वही चीज़ वैसा ही यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो आपको 3 क्वांटम नंबर्स मिल गए। क्वांटम नंबर्स बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? क्यों भाई? ठीक है, आगे लिखिए। क्वांटम नंबर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स द position of an electron quantum number represents the position of an electron in the atom. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्या कुछ पिक्चर क्लियर हुई? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वी आर गेटिंग 3 क्वांटम नंबर्स। 4 हैं, अभी के लिए हम 3 की बात करें। आपको 2 त्रिशूल वाली क्वांटिटीज़ मिली। फर्स्ट वाला क्या बताया था मैंने आपको? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का एक और नाम आप नोट कीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको किससे रिप्रेजेंट, इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ टेलिंग यू अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड है ये भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपने सुना होगा, लेकिन जब से मैंने आपका स्टार्ट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस वर्ड इज़ कमिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है।
आपने सीखा था ऑर्बिट, बोहर मॉडल में क्या सीखा था? ऑर्बिट, एंड दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, बोथ आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ऑर्बिट वर्ड इज इन बोहर मॉडल एंड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल किस में आ रहा है? आपका वेव मॉडल में आ रहा है। ठीक है, तो अभी पहले ओके, यहाँ तक हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आया? ओके, अब पहले आप डिफरेंस नोट या एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन लिखिए। अब आप नेक्स्ट आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या था भाई? व्हाट वाज द ऑर्बिट? अरे बहुत मॉडल पढ़ा है, सब चुप बैठे। ऑर्बिट सर्कुलर पाथ, हम बस आगे की कहानी समझ में है ना। सर्कुलर पाथ को हमने क्या कहा था? ऑर्बिट बोला था। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस। एटॉमिक ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, where the probability of finding of electron, where the probability of finding of electron is maximum. I am repeating, it is the 3D space around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum. ठीक है, आप सब लोग इसी रूम में क्लास होती है हमारी। ठीक है, तो आपकी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज मैक्सिमम इन दिस रूम। एम आई राइट? तो हम सब इलेक्ट्रॉन और हमारा ये जो स्पेस है, जो रूम है, ये क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही एटम के अंदर अब देखो ध्यान से, बोहर मॉडल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं है, रेलवे ट्रैक नहीं है यहाँ पे, ये ऑर्बिट नहीं है, नो बाउंड्रीज। समझ में आ रही बात? बोहर में बाउंड्री आई थी, एक शेल दूसरा शेल, और आप जानते ही हैं यहाँ इसने बाउंड्रीज को ख़त्म कर दिया। उसने क्या बोला है कि 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन में भी हियर 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 हियर, ये जो मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल। और इन दिस एटॉमिक ऑर्बिटल these are the possibilities of finding of electron। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है? सोच के चलिएगा, सोच इमेजिन करते हुए चलिए। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर एक ऐसा स्पेस जहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कोई बाउंड्री नहीं है। अब सोचो ये रूम है हमारा, लेकिन इसकी बाउंड्री वॉल्स हटा दो। हम बैठे हैं, एक ग्रुप में बैठे हैं। ये आप सोचिए कि कभी स्कूल में ओपन में क्लास अब नहीं होती, स्कूल में स्पेस नहीं बचा है। जब मैं स्कूल जाती थी, हमारे यहाँ कई बार विंटर्स में, बहुत विंटर होती थी, तो धूप में बैठा देते थे बच्चों को। टीचर बैठ गई चेयर पे और सब बच्चे नीचे। तो वो क्या है? कोई बाउंड्री नहीं है, बट दैट इज़ द क्लासरूम तो है ना, बच्चे हैं, टीचर है, स्टूडेंट सब है। तो वैसे ही सिचुएशन है, नो बाउंड्री, बट ये एक आपको स्पेस मिला है जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग के मैक्सिमम। इसके बाद एक ऐसा स्पेस आएगा वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। यानी ये मैंने फर्स्ट शेल बनाया है। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? फर्स्ट शेल। अब इसके ऊपर फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अगेन इंक्रीज। अब इसके ऊपर दूसरा आएगा, इसी के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ये पिंक कलर वाला फर्स्ट शेल बना आपका, येलो कलर वाला सेकंड शेल बना, बट देयर इज़ नो बाउंड्री इन बिटवीन फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। सब ऐसे एक साथ नहीं, आप ऐसे समझो कि ये एक बॉल है, इसके ऊपर डॉट 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 पूरे में चारों तरफ। तो उसने क्या बनाया? फर्स्ट शेल। फिर एक ऐसा स्पेस आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिर उसके थोड़ा ऊपर फिर से डॉट 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 सारे में। समझिए, है ना? थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। हाँ बोलिए।
इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है ही नहीं यहाँ। वो होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किए मैंने वो पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अनदर पॉइंट, वन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लीजिए इसको। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शायद आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं 1s में, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। स्पिन कैसा रहना चाहिए? अपोजिट रहना चाहिए। अब देखो आगे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ उसमें मैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे बॉक्स की फॉर्म में शो करूँगी, ठीक है। अभी जो हम आगे सीखेंगे, दिस इज़ हाफ एरो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन और डाउन साइड हाफ एरो, दिस इज़ फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ 1 एटॉमिक ऑर्बिटल। गॉट इट? ठीक है, हैं? अच्छा, एक ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 तो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। ऑर्बिट आप वर्ड यूज़ ही नहीं करेंगे हियर फॉर द वेव मॉडल, ठीक है। बाउंड्रीज नहीं है, ये मैंने क्या बताया आपको, बाउंड्री बोहर मॉडल के साथ रुक गई। अब हम वेव मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, वो स्पेस भी आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लिख लीजिए, उस स्पेस को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन और एक आएगा आपका नोड्स, ठीक है। दिस इज़ द रीजन वेयर साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। अभी 11th क्लास के बच्चे इस रूम में बैठे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन द नेक्स्ट फ्लैट क्या है? 0। सारे के सारे यहीं पे हो, कोई है उस वाले फ्लैट में? उधर वाले फ्लैट नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया? नोड्स हो गई या नोडल एरिया हो गया। तो आपको 2 टर्म मिले, एटॉमिक ऑर्बिटल और नोड्स। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नोड्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? ऑर्बिट, ऑर्बिटल, कुछ भी? आप बताओ क्या समझे? आप बताओ किसमें? वही तो, क्या पढ़ के क्या लिखा आपने? पढ़ के वो देखो, बताओ मुझे किसमें मैक्सिमम है? हाँ, नोडल प्लेन्स में 0 है, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है, हो गया। अब आप पहले डिफरेंस नोट डाउन कीजिए बिटवीन ऑर्बिट एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट और ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट किसके साथ था बेटा? ऑर्बिट क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, ठीक है, जो आपने सीखा है। दिस इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रेन मानो और ऑर्बिट को क्या मानोगे आप? रेलवे ट्रैक, ठीक है। जैसे ट्रेन ट्रैक पे चल रही है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रैक पे ऑर्बिट में मूव कर रहा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, है ना। ऑर्बिट वर्ड कहाँ पढ़ा था आपने? बोहर मॉडल में पढ़ा था ना फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये ऑर्बिट का डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। यहाँ अभी आपने क्या लिखा है? 3D स्पेस वेयर साई स्क्वायर इज मैक्सिमम। ये शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखी, अभी आपने लिखा है। क्लियर है ये बात? एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और ऑर्बिट क्या है, ठीक है। आप देखो आगे की बात समझो। ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन विच पाथ? सर्कुलर पाथ, है ना, इन
सर्कुलर पाथ। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3D मोशन, 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट, ऑर्बिट बोहर वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट इज नॉट सपोर्टेड बाय, इज नॉट सपोर्टेड बाय वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, wave character of the electrons, and is not supported by wave nature of the electrons and uncertainty principle, uncertainty principle। ये देखो, ये बात आपको समझ में आ रही है एवरीवन? ये चीज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने बाद में पढ़ा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन बोहर में आपने क्या सीखा था, आप वेलोसिटी भी फाइंड कर रहे थे और डिफाइंड है आपका, तो इसलिए ये नॉट सपोर्टेड बाय वेव नेचर। बोहर मॉडल किसके हिसाब से चल रहा है? व्हेन वी आर एज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, ठीक है, डिफरेंस सोचते समझते सब चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब उधर आइए, ऑर्बिटल में क्या हुआ, दिस इज सपोर्टेड बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नॉट है और यहाँ पर बस क्या है, सपोर्टेड बाय, सेम स्टेटमेंट है, सपोर्टेड बाय वेव नेचर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपको जो पॉइंट क्लियर ना हो लेट मी नो। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ क्या है, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्बिट का मतलब क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है, अभी डायरेक्शन आएंगी आगे आपकी। तो ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट एस, ठीक है। अभी आपको समझे गया, हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट एस सब शेल। अभी लिख लीजिए, सब आगे समझेगा आपको, एक्सेप्ट एस सब शेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय, ये आप पढ़ चुके हैं 9th 10th में, जिसमें भी पढ़ा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है, इज 2n²। पढ़ा ये फॉर्मूला, याद आया? तो वो बोहर मॉडल ही था जो आपने पढ़ा था। यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर मैक्सिमम, ठीक है। और उनका भी मूव कैसा रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन में, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो आपको डिफरेंस समझ क्लियर हुआ, ऑर्बिट इज़ टोटली डिफरेंट एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है।
चलो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्वांटम नंबर्स। अब आते हैं हम एक बार पिछला क्वांटम नंबर्स, ठीक है। मैम प्रीवियस अच्छा फिर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब आपका, चलिए ठीक है। अब हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर्स और ब्रैकेट में लिखिए एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या ढूंढने जा रहे हैं आप? एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हो गया विश्व। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है? एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, देयर आर 3 क्वांटम नंबर्स, 4 हैं अभी, मेन 3 जो आपको मिल रहे हैं किससे? वेब मॉडल से, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, वही वाला मेन, ठीक है, नॉट द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, लिखिए, इसके बारे में 1-2 लाइन लिखेंगे। इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इस क्वांटम नंबर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल। इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। यानी ये अब आपका मेन, जैसे मैं कहाँ पे रहती हूँ, मैं पार्क रॉयल सोसाइटी में रहती हूँ, तो मेरा मेन जो एरिया मतलब सोसाइटी का नाम क्या है? मेन हो गया, है ना। आपकी सोसाइटी का जो भी रहेगा, उससे आगे तो अभी नहीं पता कहाँ रहते हैं। अभी मेन मुझे, मैंने आपको बताया कि आई स्टेड इन पार्क रॉयल, ठीक है, बिल्कुल सामने है मेरी सोसाइटी। तो ऐसे ही क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बता रहा है मेन शेल। ये वही शेल हैं जो आपने KLM पढ़े, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्या लिखा आप लोगों ने? इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अब लिखेंगे इट गिव्स द it gives the average distance of the electron from the nucleus। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है जो एन से मिल रहा है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्या बता रही हूँ मैं आपको? 8 लिख लीजिए पहले। इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और बेटर क्या है? इट डिटरमिन्स द साइज, ठीक है। एन से आपको क्या समझ में आ रहा है? साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। समझिए इसका मतलब क्या है, इससे साइज समझ में आ रहा है। ग्रेटर द नंबर ऑफ n, ग्रेटर इज द साइज, समझे। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ, अगर मैंने लिखा n इज इक्वल टू 1 और एक मैंने लिखा n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब किसी भी एटम में एक शेल है, 2 शेल है, 3 है या 4 है, ठीक है। तो जैसे जैसे n का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। समझ में आया? तो आपको समझ में आ रहा है कि जो n है, n1 लिखूँ मैं, तो स्मॉलर देन n2 देन n3 एंड देन n4, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ n, ग्रेटर इज़ द साइज़। किसी के अंदर 4 शेल है और किसी के अंदर 1 शेल है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 वाला कैसा रहेगा आपका? बिगर रहेगा। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेकंड लिखिए, सेकंड इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट completely determines the
It completely determines the energy of the electron. It completely determines the energy of the electron in the atom. ठीक है, बेसिकली अब आप एक शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखिए। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? साइज एंड एनर्जी। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है? साइज एंड एनर्जी। अब आपने पढ़ा था के, ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? एल, उसके बाद क्या पढ़ा? एम, और उसके बाद पढ़ा है एन। तो के के लिए मैं लिख रही हूँ N1 फर्स्ट शेल, ठीक है, और आई शुड राइट n इज इक्वल टू 1। L क्या है आपका? सेकेंड शेल है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। थर्ड शेल के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब किसका साइज़ ग्रेटर है? n का ग्रेटर है, और n का एनर्जी भी क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा, है ना? तो दिस इज़ द सीक्वेंस। समझ में आया? तो व्हाट इज़ n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यही आपका शेल नंबर है। शेल वर्ड हमने बोहर में भी यूज़ किया था, शेल नंबर, इट इज़ द सेम थिंग। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? तो फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या मिला आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। सेकंड अभी आगे बता दूँ या हो गया? बस, और नहीं पढ़ना? आओ, थक गए? हाँ, अभी नहीं पढ़ना? और समझ में नहीं आया? और पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया, थक गए? अच्छा ठीक है, चलिए घर जाके पढ़िएगा वापस। मैं भी देरी कर रहा हूँ, अभी देरी कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में बुक है ना, इसमें देरी कर रहा हूँ। पढ़ो, रीडिंग करो इसकी। आज मैं सोची थी कंप्लीट होता तो आपको अच्छा रहता। अभी देरी थोड़ा पहले बार थोड़ा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब थोड़ा